चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस में बड़े परिवर्तन हुए हैं और जो कांग्रेस की कमान है वो एक बार फिर से वीरभद्र सिंह परिवार यानी प्रतिभा सिंह के हाथ जो है वो आ गई है। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बातचीत के लिए विक्रमादित्य सिंह जी हैं। विक्रमादित्य सिंह जी, कांग्रेस की कमान एक बार फिर से वीरभद्र सिंह परिवार के पास आई है। हाईकमान ने विश्वास जताया है फिर से। किस तरह से देख रहे हैं इसको और कितना बड़ी मतलब फैसला मानते हैं आपके परिवार के लिहाज से? नहीं, निश्चित तौर से एक बड़ी जिम्मेवारी है। और जिस तरीके से अभी जो पूरा फेरबदल हुआ है उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उन्होंने प्रतिभा सिंह जी में अपना जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं। और निश्चित तौर से उन्होंने जो पार्टी का एक मोटे तौर से जो सर्वे हिमाचल प्रदेश में करवाया और ख़ास रूप से पीछे जो चुनावों के परिणाम उपचुनावों के आए और उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में प्रतिभा सिंह जी जीत कर आई हैं कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में और वहां से सांसद बनी, तो निश्चित तौर से ये इस चीज़ को दर्शाता है कि वीरभद्र सिंह जी का नाम आज भी लोगों के बीच में जीवित है। और हम लगातार उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं, उनके द्वारा जो दशकों से जो उनकी विचारधारा हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास की रही है, उसी विचारधारा को, उसी सोच को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये एक बड़ी जिम्मेवारी है। मगर हमें पूरा विश्वास है कि प्रतिभा सिंह जी सबको साथ लेकर, जितने वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको भी, कार्यकर्ताओं को और नए लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का जो है कार्य करेंगी। और मिलकर हम सब जो है वो 2022 के जो इस साल के अंत में चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाने का कार्य करेंगे। चुनाव में हमने देखा काफी मेहनत आपने की, एक कह सकते हैं कि अकेले दम पर आपने जो है चुनाव जिताया है। अब नगर निगम चुनाव है, विधानसभा के भी चुनाव हैं, तो किस तरह की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है पार्टी की, ताकि जो जीत है वो सुनिश्चित की जा सके? नहीं, मंडी चुनाव में ऐसा नहीं है कि मैंने ही चुनाव लड़ा। निश्चित तौर से मेरी भूमिका एक बड़े रूप में रही क्योंकि मेरी माताजी चुनाव लड़ रही थी, मगर सभी लोगों ने उसमें कार्य किया। और जहाँ तक अभी हमारे नगर निगम चुनावों की बात है उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लगातार हम जो है हर वार्ड में विचार विमर्श कर रहे हैं, टीम्स बना रहे हैं। और अभी जो हमारी अध्यक्षा हैं और सीएलपी नेता हैं वो चिंतन शिविर के लिए जो है वो उदयपुर राजस्थान गए हुए हैं और वहां से लौटते ही इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा जो है वो आपकी नगर निगम चुनावों के मुतलक भी होगी। और आगामी जो हमने एक रूपरेखा जो है अगले चुनावों के लिए बनानी है, विधानसभा के चुनावों के लिए, उसके लिए एक यात्रा जो है वो जनसंपर्क यात्रा पूरे प्रदेश में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी द्वारा जो है वो शुरू करवाई जाएगी, जिसमें 68 के 68 विधानसभा हलकों का वो दौरा करेंगी। सीधे रूप से वहां के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, वहां के लोगों से मिलेंगी, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अभिलाषाएं हैं, उसके बारे में जानेंगी। और उसको फिर मैनिफेस्टो कमेटी में भी दिलवाया जाएगा, उसके ऊपर मुद्दे भी बनाए जाएंगे। और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है चुनावों में लोगों के बीच में जाएंगे। एक जिस तरह से खालिस्तानी धमकियां जो है पहले विधायकों को भी मिली, सीएम को मिली, अब कुछ दिनों से ये प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। झंडे जो है धर्मशाला विधानसभा में लगा दिए गए थे, हालांकि एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? क्या ये प्रदेश के लिए एक बड़ा संकट है या इसको लेकर भी सियासत जो है वो चल रही है? देखिए, हम तो सियासत करने वालों में से नहीं हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय हित की बात है, प्रदेश हित की बात है, राष्ट्र सुरक्षा की बात है, प्रदेश और देश की अखंडता की बात है, हम जो है वो सरकार के साथ है। और हमने पहले भी, जब 1 महीने पहले भी इसमें जब पन्नू ने ये थ्रेट दिया था, तो हमने रिज मैदान के ऊपर जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली और खुले मन से ये कहा कि हम प्रदेश के कोने कोने में तिरंगा ही लहराएंगे। और ये पिछले कुछ समय से जो ये प्रचलन चल रहा है, ये जो पन्नू है, ये लगातार मुख्यमंत्री जी को भी, विधायकों को भी, मंत्रियों को भी, डीजीपी को भी जो है लगातार थ्रेट्स कर रहा है। और ये देखने की बात है इसमें, हालांकि मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मगर जब से पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ये जो है एक्टिविटीज तेज हो गई है। और खुद पन्नू ने अपने वीडियो में कहा है कि हमको जो है, हम एक पार्टी को जो है फाइनेंशियली भी मदद कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं। तो ये प्रदेश की जनता ने ये निर्णय लेना है कि उनको, अगर ऐसी ताकतें हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रही है जो हमारी एकता को,
हमारी अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और हिमाचल में कभी भी इस तरीके की पहले कभी एक्टिविटीज नहीं हुई है। पहले भी जब 1984 में जब आपका जब उसके उसके बाद जब सिख समुदाय का जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद की एक्टिविटीज हुई, भिंद्रावाला का जो है वो असैसिनेशन हुआ, उन सब चीजों में हिमाचल में कभी ऐसी डिस्टर्बेंस हमको देखने को नहीं मिली। मगर अब जिस तरीके से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के शांति प्रिय माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए और मजबूती के साथ इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल हिमाचल का मामला नहीं है, इसमें इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं। इंटरपोल से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी इसमें अक्यूज्ड है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार को भी इसमें इनिशिएट लेना चाहिए, क्योंकि वो कनाडा में है, जो पन्नू है वो। तभी मैंने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, जो राष्ट्रीय स्तर की फेडरल एजेंसी है, उसको इस पे कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरस्टेट मामला है। इसमें हरियाणा के भी पहलू है, पंजाब के भी पहलू है, हिमाचल के भी पहलू है। इसलिए हिमाचल पुलिस इज नॉट कॉम्पिटेंट टू लुक इनटू मैटर्स ऑफ अदर स्टेट्स। इसलिए इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो है सरकार को लिख के भेजना चाहिए कि इसमें बड़े बारीकी से तफ्तीश हो, और जहां पर भी, चाहे उसको कनाडा से टेकअप करना है, चाहे उसको अमेरिका से टेकअप करना है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा टेकअप करना है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आए दिनों कह देते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, या जो है वो आ जाए हम दो दो हाथ कर लेंगे। ये दो दो हाथ करने वाली बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अखाड़े में थोड़ी उससे लड़ना है। मगर हमारे पास एजेंसीज, हमारे पास है, हमारे पास सेंट्रल एजेंसीज है, और भारत देश का दबदबा जो है आज पूरे विश्व के अंदर है, उसका फायदा हमको उठाना चाहिए। और वहाँ के हाई कमीशन को इस मामले को टेकअप करना चाहिए, अमेरिकन हाई कमीशन से इस मामले को टेकअप करना चाहिए, कैनेडियन हाई कमीशन से इस मामले को टेकअप करना चाहिए, एंड इट शुड बी टेकन अप इन ऑल सीरियसनेस, ताकि जो हिमाचल प्रदेश के साथ इस तरीके के खिलवाड़ हमारी भावनाओं के साथ करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब जो है इन लोगों को मिल सके। हिमाचल पुलिस का आपने भी जिक्र किया। पुलिस, हिमाचल की जो पुलिस है वो इन दिनों पेपर लीक जो हुआ है लिखित परीक्षा का, वो कांस्टेबल का, उसको लेकर सुर्खियों में चल रही है, और हालांकि कुछ लोग गिरफ्तारियां भी इसमें हुई है, पेपर रद्द हुआ है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, इसमें सरकार या पुलिस विभाग में कोई बड़े आला अधिकारियों का संरक्षण था जो इस तरह का पेपर लीक हो गया? देखिए, ऐसा है, जहां तक तो पुलिस फोर्स है हिमाचल प्रदेश की, उनका हम दिल से सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और उनकी जो है क्रेडिबिलिटी में कोई कमी नहीं है। मगर फोर्स जो है वो अपने लीडरशिप के ऊपर चलती है, वो लीडरशिप पर निर्भर करती है। और जिस तरीके से ये प्रकरण अभी पिछले कुछ समय से हमको देखने को मिले हैं, पेपर लीक का मामला अभी से नहीं, 3 साल से चला हुआ है। पहले भी इसके एडमिशन हुए, पहले वो उस समय भी रद्द हुआ, अब दूसरी बार ये हुआ है, और करीबन 75,000 युवाओं ने इसमें अपना इंटरव्यू दिया। आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। और जब इसमें खास रूप से ऐसा सुनने में आया है कि इसमें बाहर के युवाओं को, बाहर के राज्य के युवाओं को, बिहार, उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी जा रही थी। कुछ ऑडियो जो है इसमें आला अधिकारियों के भी इसमें हमको सुनने को आए हैं, हालांकि अभी वो सार्वजनिक नहीं हुए हैं, मगर मुझे लगता है जैसे दबाव पड़ेगा वो सार्वजनिक भी हो जाएंगे। तो उस पर सरकार को और मुख्यमंत्री जी को उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और जो भी अधिकारी इसमें जो है वो इन्वॉल्व है, चाहे वो ऊंचे से ऊंचे स्तर के हैं, चाहे नीचे से नीचे स्तर के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के भविष्यों की, युवाओं के भविष्य का सवाल है। और वैसे ही अभी 14 लाख बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में युवाओं की है, उसके ऊपर इस तरीके का एक प्रचलन शुरू हो जाए, वो प्रदेश के और युवाओं के हित में नहीं है। एसआईटी का गठन किया गया है इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो आपको लग रहा है कि क्योंकि पुलिस की संलिप्तता भी हो सकती है अधिकारियों की इसमें, तो क्या लग रहा है जो ये एसआईटी गठित हुई है, क्या ये जांच कर पाएगी अपनी अधिकारियों के खिलाफ? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसमें जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो अगर खुद ही जो लोग इसमें संलिप्त है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाए, अपनी तफ्तीश करने लग जाए, तो क्या उसमें लगता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? इसलिए हमने ये कहा कि इस मामले को सीबीआई को देना चाहिए या कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए, ताकि इसमें एक फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो।
अगर अधिकारी जो इसमें खुद, चाहे वो प्रिंटिंग के मामले में था, चाहे रिक्रूटमेंट में थे, जो हाई ऑफिसर्स ऑफ हिमाचल पुलिस, अगर वो उसमें इन्वॉल्व थे और कल वही एसआईटी के मेंबर्स बन जाए तो निश्चित तौर से वो अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसको कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए, सीबीआई को इस मामले को देना चाहिए ताकि इसमें सही तरीके से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जीओआईटी का भी एक मामला नकल का सुंदरनगर में सामने आया था। कई भर्तियां कोर्ट में लटकी हैं। क्या लग रहा है, सरकार बेरोजगारों के प्रति सचेत नहीं है? देखिए, ऐसा होता है जब एक सरकार की कोई दिशा और दशा ना हो। ये सरकार दिल्ली से भी चल रही है, ये सरकार नागपुर से भी चल रही है, ये सरकार जयपुर से भी चल रही है और ये सरकार नाभा से भी चल रही है। जब चार चार लोग और चार चार जगहों से सरकार चलेगी तो ऐसा ही होगा। ये मसले बेशक कोर्ट में है। हमने कितनी बारी उस समय भी कहा, जेओएआईटी का मसला कब से कोर्ट में फंसा हुआ है। उनको, जो उनके एडवोकेट जनरल है, उनके एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उनको इस मसले को ढंग से जो है कोर्ट के अंदर उठाना चाहिए। यहाँ से हार भी गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। मगर सरकार की जो नॉन सीरियसनेस है उसका खामियाजा प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। और ये केवल एक ही मसला नहीं, ऐसे अनेकों मसले हिमाचल प्रदेश में अलग अलग कर्मचारियों के हैं जिनके रिक्रूटमेंट चाहे होनी है, या जिनके लिए अभी जो वर्तमान में कर्मचारी है जिनके लिए सरकार कुछ भी जो है वो नहीं कर पा रही है, बिकॉज ऑफ इनडिसाइसिवनेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप। ये दिशाहीन सरकार है और इस दिशाहीन सरकार का खामियाजा हिमाचल प्रदेश के लोगों को, कर्मचारियों को, युवाओं को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी जो ये मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या चुनाव में भुना पाएगी कांग्रेस और सत्ता में वापसी कर पाएगी? देखिए, हम चुनाव में केवल मुद्दों को बुझाने के लिए चुनाव में नहीं जा रहे हैं। जैसा मैंने भी कहा कि प्रतिभा सिंह जी एक जनसंपर्क मास कॉन्टैक्ट यात्रा जो है प्रदेश के अंदर शुरू करेंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी, हर जिला में जाएंगी, वहां के लोगों से मिलेंगी और जिस तरीके से ये समस्याएं आज हमको देखने को मिल रही है उसके बारे में लोगों से मिला जाएगा। हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसमें बड़े वरिष्ठ नेता धनीराम शांडिल जी इसके अध्यक्ष बने हैं। वो भी इसमें जो है सकारात्मक विचार जो है वो लोगों से लेंगे। ओपीएस का बात हमने पहले ही विधानसभा में कह ली है सभी नेताओं ने कि इसको लागू किया जाएगा। राजीव शुक्ला जी जो हमारे इंचार्ज है उन्होंने भी कहा है कि इसको एज सुन एज हमारी सरकार बनेगी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दो सरकारें हमारी छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो हम वही बात करेंगे जो की जा सकती है। झूठे वादे करने में हम विश्वास नहीं रखते और हवा में बातें करने में हम विश्वास नहीं रखते। आज आप देखेंगे बहुत से लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त कर देंगे। मुफ्त खोरी में प्रदेश नहीं चल सकता है। प्रदेश 75,000 से 80,000 करोड़ के ऋण में है। ये मैं जरूर कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना है और आने वाले समय में इसमें फ्री सर्विसेज जरूर देनी है। इसमें जो कमी पेशी पहले रह गई है उसको आने वाले समय में दुरुस्त करना है। मगर इसके अलावा हमको क्वालिटी जो है वो सर्विसेज लोगों को देनी है और वो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसी सोच के साथ हम आगे जो है आने वाले समय में बढ़ेंगे। प्रचार समिति की कमान इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी गई है। पहले ये कमान जो है वीरभद्र सिंह के पास रहती थी। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वीरभद्र सिंह जी तो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जो है केंद्रीय मंत्री रहे और एज चीफ मिनिस्टर एक उनके पास ये जो है प्रचार समिति का अध्यक्ष के रूप में भी रहे। वो तो इनकम्बेंट होता है जो है जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा या सीएलपी की या चीफ मिनिस्टर की, वो स्वाभाविक रूप से जो है वो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनेगा। तो अच्छी बात है, सुक्खू जी को इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया है कैंपेन कमेटी का। But Veerbhadra Singh ji has held important portfolios in the country and in the state, and this was one of the portfolios that he held at some point in time. तो एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्या ये माने कि प्रतिभा सिंह जी सीएम फेस है कांग्रेस का या सीएम की रेस में? देखिए, ये तो हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में, कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिक प्रणाली में नहीं है। निश्चित तौर से वो एक चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। उनको विश्वास में जिताया है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और यहाँ का अध्यक्ष बनाया है। तो निश्चित तौर से उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। मगर जहाँ तक मुख्यमंत्री चेहरे की बात है, वो जब हमारी सरकार बनेगी, पहले तो हमारा प्रयास रहना चाहिए सरकार बने, 36 आए मिनिमम, और उसके बाद की बातें होंगी। जो विधायक दल होगा वो इस चीज़ को तय करेगा कि कौन हमारा नेता होगा और साथ ही साथ हाईकमांड इस बात का निर्णय लेगी कि कौन जो है वो आने वाले समय में प्रदेश का भविष्य जो है वो तय किया जाएगा। मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पीछे जो आप मेरे ये घर देख रहे हैं, ये हमेशा से जो है वो सत्ता का केंद्र रहा है
और ये केवल इसलिए नहीं रहा है कि हम सत्ता में है या नहीं। लोगों का प्यार और लोगों का विश्वास इस घर में दशकों से रहा है। तो हमारा जो मकसद है वो किसी कुर्सी पे बैठना नहीं है। कुर्सी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप किस तरीके से लोगों के दिलों में राज करते हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। हमारा लक्ष्य लोगों के दिल जीतना है। हमारा लक्ष्य ये है कि इस घर में जिस तरीके से वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति दशकों से इस घर से चलाई है, वैसे ही विश्वास लोगों का इस घर के ऊपर बना रहे। सत्ता आती जाती रहती है, कुर्सी आती जाती रहती है। मुझे आपने घर की बात की तो मुझे वीरभद्र सिंह का ध्यान आया। अभी पंडित सुखराम जी नहीं है, जीएस बाली का नुकसान भी आपको झेलना पड़ रहा है। इस साल जो है काफी कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता थे, इनकी कमी के बगैर किस तरह से देख रहे हैं आप चुनाव में? क्योंकि इससे पहले हाथ रहता था, कहीं ना कहीं दिग्गजों का एक मार्गदर्शन मिलता था, अब नहीं है, तो क्या किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, निश्चित तौर से तीनों दिग्गज नेता थे, वीरभद्र सिंह जी, पंडित सुखराम जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, और जीएस बाली साहब। तो ये तो वैसे जीवन का एक सत्य है कि एक ना एक दिन सबको जो है ये संसार छोड़कर जाना है, और निश्चित तौर से उनकी कमी भी खलेगी, पार्टी में भी खलेगी, प्रदेश में भी खलेगी। मगर बड़ी बात यह है कि हमें उनके दिखाए हुए रास्तों पर आगे चलना है। ये तो हर व्यक्ति एक दिन आगे जो है दुनिया छोड़ के जाता है। महात्मा गांधी भी दुनिया में नहीं रहे, पंडित नेहरू भी दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके दिखाए हुए रास्ते पे आज देश आज भी चल रहा है। जो उन्होंने जो है जिस तरीके से देश की आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिस तरीके से इन नेताओं का प्रदेश के लिए कंट्रीब्यूशन है, वो स्कूल ऑफ थॉट, वो विचारधारा को हम बनाए रखेंगे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे आगे चलते रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश की सेवा करी है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, और उसको अपना मार्गदर्शक बनाते हुए हम मजबूती के साथ आगे बढ़ने का कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद विक्रमादित्य जी। तो ये थे विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका मुख्य जो मकसद है वो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सत्ता में लाना है। हालांकि मुख्यमंत्री की दावेदारी कौन पेश करता है, किस पर जो है पार्टी हाईकमान भरोसा जाती है, ये भविष्य के गर्म है। लेकिन इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इनके घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, और कार्यकर्ताओं के लिए, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, ये चाहे राजनीति में हो या ना हो, इन्होंने जो है कहा है कि हमेशा लोगों के जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए काम करते रहेंगे, और आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में जीत दर्ज करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।